दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी थ्रिलिंग यात्रा में डीप डाइव करने वाले हैं जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक ग्लोबल सुपर पावर बनाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी सिर्फ साइंटिस्टों और उनकी चमकती लेबोरेटरीज तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनने का ये सफर बहुत ही इंटेंस और हाई स्टेक्स था। इसमें सीक्रेट डील्स थे, शैडो नेटवर्क्स थे और ऐसी आमने सामने की टक्करें थीं जिनके बारे में हम और आप आमतौर पर नहीं सुनते। और सच कहूं तो इस पूरे सफर को अगर एक नाम देना हो तो वो होगा द गेम ऑफ शैडोज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मई 1998, द डेजर्ट इज साइलेंट। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमें ठीक उस वक्त के पोखरण के शांत और सूने रेगिस्तान में ले जाती है। सब कुछ एकदम शांत, कोई आहट नहीं। लेकिन उस तपती रेत के नीचे ना कुछ ऐसी हलचल पक रही थी जिसने अगले ही पल दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बाहर से खामोशी थी, पर अंदर एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। आइए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। वो 1998 का अंडरग्राउंड टेस्ट कोई आम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स के मुंह पर एक खुला, सीधा संदेश था। भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके साफ कह दिया था कि भाई, हम अब आपके बनाए पुराने नियमों पर नहीं चलने वाले। हमने पिछले रूल्स को उठाकर पीछे छोड़ दिया था और अपनी शर्तों पर जीने का ऐलान कर दिया था। एक्ट आई, द 2008 पॉलिटिकल नाइटमेयर। तो 1998 के उस ग्लोबल धमाके के बाद अब आइए चलते हैं 2008 की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ, जहां बंद दरवाजों के पीछे एक अलग ही तूफान उठ रहा था। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हमारी ग्लोबल एम्बिशन थी, यानी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जिसके जरिए भारत दुनिया के सामने खुद को एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता था। पर दूसरी तरफ हमारी डोमेस्टिक रियलिटी। संसद के अंदर ऐसी उथल-पुथल मची थी कि मत पूछिए। सरकार लिटरली गिरने की कगार पर खड़ी थी, यानी ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने की जिद ने देश के अंदर एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर जैसी राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 1। ये कोई मामूली डिजिट नहीं है, ये उस वक्त की नज़ाकत का सबसे बड़ा सबूत है। इस ऐतिहासिक डील को पास करने और सरकार को बचाने के लिए हर एक सिंगल वोट की कीमत थी। आप सोच कर देखिए, एक पूरे देश का पॉलिटिकल सर्वाइवल और उसका फैसला सिर्फ इस एक डिजिट पर आकर टिक गया था। और इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब पार्लियामेंट में स्थिति डेस्परेट होती है तो आखिर क्या कुछ नहीं होता। जरा ध्यान दीजिएगा। इस डील को पास करवाने के लिए एक नोटोरियस माफिया डॉन अतीक अहमद, जो उस वक्त जेल में अपनी सजा काट रहा था, उसे भारी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच बाहर लाया गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर के लिए अपना निर्णायक वोट डाल सके। ये बात सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसी लगती है, राइट? पर ये उस डेस्परेशन की असलियत है कि बंद दरवाजों के पीछे सर्वाइवल की लड़ाई आखिर किस हद तक लड़ी गई। एक्ट 2, द अल्टीमेट डिटरेंट। खैर, पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे 2019 की तरफ, ये समझने के लिए कि इन वेपन्स को आखिर देश की नेशनल सर्वाइवल के लिए इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है। अल्टीमेट डिटरेंट एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोस्चर जो पड़ोस में टेंशन और जज्बात उफान पर होने के बावजूद एक फुल स्केल वॉर को रोकती है। देखिए, न्यूक्लियर पावर का मतलब सिर्फ बिजली या एनर्जी जनरेट करना नहीं होता। ये असल में एक मजबूत ढाल है, एक ऐसा क्रूशल सेफगार्ड जो ठीक तब काम आता है जब देश की सुरक्षा पर खतरा लिटरली दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। आइए इस एस्केलेशन टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। स्टेप 1, फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। स्टेप 2, विंग कमांडर अभिनंदन का कैप्चर होना। स्टेप 3, जो कि सबसे भयंकर था, इंटेलिजेंस डिटेक्ट करती है कि पाकिस्तान मिसाइल्स प्रिपेयर कर रहा है। और स्टेप 4, भारत का सीधा पलटवार, एक ओपन काउंटर थ्रेट। ये चारों स्टेप्स मिलकर दिखाते हैं कि जब एक एक्टिव डॉग फाइट चल रही हो तो उसके बीच एक न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ की रियल और टेरिफाइंग रियलिटी आखिर कैसी होती है। और ठीक उस नाजुक स्थिति में ये खौफनाक संदेश भेजा गया था, अगर हमारे पायलट को एक खरोच भी आई तो हमारी 9 मिसाइल्स ठीक आपकी तरफ निशाना लगाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा सीक्रेट चैनल्स के जरिए भेजा गया ये एकदम क्लियर और चिलिंग मैसेज था, जिसका एक ही मकसद था, अपने पायलट को सही सलामत वापस लाना। एक न्यूक्लियर सुपर पावर होने की जो असली ताकत और जिम्मेदारी होती है ना, वो ठीक यही है। एक्ट 3, द शैडो टेरर थ्रेट। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। अब तक हमने जो भी देखा वो सब गवर्नमेंट्स और ऑफिशियल पॉलिसीज की बातें थीं,
लेकिन अब हम एक और भी अंधेरे, एक एसिमेट्रिकल खतरे की तरफ चलते हैं जो सरकारी नियंत्रण से मीलों दूर है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ परछाइयों का साया चलता है। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ निकल कर आती है वो है ये इंटरसेप्टेड चैट जो यासिन और रियाज भटकल के बीच रिकॉर्ड की गई थी। इंटेलिजेंस ने जब इस बातचीत को पकड़ा तो अंडरवर्ल्ड और इन टेररिस्ट्स के भयावह इरादों की सच्चाई सामने आ गई। इस चैट से साफ पता चला कि ये आतंकी ब्लैक मार्केट से एक न्यूक्लियर बॉम्ब ढूंढने और खरीदने की दरखास्त कर रहे थे। ये सोच ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि शैडो नेटवर्क्स आखिर किस लेवल पर तबाही मचाने का ख्वाब देख रहे थे। अगर हम एक ऑफिशियल स्टेट एक्टर और एक नॉन स्टेट एक्टर यानी टेररिस्ट्स के बीच का अंतर इस टेबल में देखें तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। एक स्टेट एक्टर का गोल क्या होता है? एक फुल स्केल वॉर को रोकना। पर वही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन मुजाहिदीन, उसका मकसद सिर्फ एक है, टोटल डिस्ट्रक्शन। टारगेट को ही देख लीजिए, जहां मिलिट्री फोर्सेस दूसरी मिलिट्री को टारगेट करती हैं, वही ये आतंकी सीधा सूरत जैसे एक प्योर भीड़-भाड़ वाले शहर को निशाना बनाना चाहते थे। और सोर्स, एक तरफ हाईली गार्डेड स्टेट लैब्स हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी ब्लैक मार्केट। ये अंतर साफ बताता है कि इन गोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इन डेडली मटेरियल्स को ब्लैक मार्केट की पहुंच से दूर रखना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक्ट 4 द फ्यूचर ऑफ डिटरेंस तो 70s की उन गुप्त लेबोरेटरी से शुरू होकर 2019 के उस आमने सामने के टकराव तक इस लंबे सफर ने एक बात तो तय कर दी है कि दुनिया में शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। लेकिन युद्ध और देश की सुरक्षा का ये मैदान अब बहुत तेजी से बदल रहा है। आइए देखते हैं कि आगे आने वाले कल का रूप कैसा होने वाला है। एक तरफ हमारी वही ट्रेडिशनल डिटरेंस है, यानी सीधा मिसाइल टू मिसाइल स्टैंड ऑफ। लेकिन अब ठीक इसके सामने वो खतरे खड़े हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखते ही नहीं हैं, इनविजिबल थ्रेट्स, जैसे साइबर वॉरफेयर या फिर मुंबई के पावर ग्रिड पर हुए वो अनट्रेसेबल हमले। सोचकर देखिए, आज के आधुनिक देश अब सिर्फ फिजिकल बॉर्डर्स पर होने वाली गोलाबारी से नहीं, बल्कि इन डिजिटल अटैक्स से वल्नरेबल हो रहे हैं, जिनका सोर्स ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस सबके बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। साइबर वॉरफेयर और इन इनविजिबल थ्रेट्स की इस तेजी से बढ़ती हुई आधुनिक दुनिया में क्या अब भी सिर्फ ट्रेडिशनल न्यूक्लियर डिटरेंट्स काफ़ी है? एक ऐसे माहौल में जहां आपको ये पता ही ना चले कि हमला कब और कहां से हो गया, वहां हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एक्चुअल स्वरूप क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी पेचीदा उलझन है जिसके बारे में हम सबको सोचना ही पड़ेगा।